So we are today going to understand what is the concept of royalty and what are the accounts that are prepared, what is the journal entry that we do, and how do we calculate certain things which are required for the purpose of royalty accounts. तो ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे. The first and the foremost thing that we need to do is कि हमें ये समझना पड़ेगा कि royalty का concept आया कहाँ से, right? How does the royalty thing came into existence? So royalty is basically a type of consideration. एक financial consideration है जो किसी चीज के बदले आपको हासिल होता है, right? So royalty is basically nothing but some financial consideration that you receive for the use of your property. Now the question arises that when you are on your property, how can somebody else do it? How can somebody else use it? Yes, someone else can use it if you are not able to use your property. Now a very crude example of it is rent. That you have a building, you have a property which is not used by you, you have let it out to somebody on rent, he's living it, every month he's paying rent to you. This is a very, very crude example of leasing. अब एक्चुअल में जब हम रॉयल्टी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो रॉयल्टी रेंट जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है कि आपने कार दे दी, अपना स्कूटर दे दिया या कोई और घर रहने का दे दिया और उसमें लोग रह रहे हैं, आपको रेंट दे रहे हैं. दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. रॉयल्टी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. रॉयल्टी में क्या होता है दैट यू हैव प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल लाइक माइंस, कोल माइंस, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा आपके पास ग्राउंड है, राइट, जिसको आपने डेवलप करवा दिया स्टेडियम की तरह और उसको किसी को दे दिया. व्हाट हैपेंस इज इसमें डील्स 1, 2 या 4 साल की नहीं, 10, 15, 20, 50 साल की होती है. उसको लीज कहते हैं एक तरीके की, राइट? सो यू मेक a document, a legal document, and transfer the user rights of the property. User rights, not the owning rights. User rights of the property to the user who will use the property, earn money and pay royalty out of it. तो 50 साल का आपने एग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ कि आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, वो आदमी उसको ले लेगा, उस पर स्टेडियम बनाएगा, उस स्टेडियम से खर्चा अपना मतलब जो रेवेन्यू होगा वो अर्न करेगा, लेकिन हर साल एक सर्टेन अमाउंट, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है किसी और की है, वो लीज पे यूज कर रहा है, वो अमाउंट वो ओनर को पे कर देगा. दैट अमाउंट इज कॉल्ड रॉयल्टी. सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माइंस हैं लेकिन आपके पास काम करने के लिए लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है या कुछ और है, एक कंपनी आपके पास आती है, वो कहती है जी हमारा कोल माइनिंग का काम है, आप हमें लीज पे दे दीजिए अपनी माइंस को, राइट? तो हम उसमें से जो है कोल एक्सट्रैक्ट करके उसको मार्केट में बेचेंगे, जो भी रेवेन्यू होगा एक सर्टेन एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में हो जाएगा और उस एग्रीमेंट के हिसाब से हर साल हर महीने जो भी एग्रीमेंट होगा एक रॉयल्टी अमाउंट मैं आपको पे करूंगा, राइट? So let us see that what is the definition that we have seen. It is a periodic payment which may be based on a sale or output is called royalty. तो आप जो हैं आप एक पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, on the basis of the sale or the output you have generated. और किसको कर रहे हैं? To the owner. Who is paying it? The person who has taken the lease. So royalty is payable by the lessee of a mine to the lessor, by the publisher of the book to the author of the book, and by the manufacturer to the patentee. ये 3 relationships इन्होंने example की तरह से यहाँ पर form करी है. The first relationship is between lessor and lessee. लेसर वो है जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने डिसाइड किया है कि ये प्रॉपर्टी मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लीज दिस टू समबडी एल्स. जो वो समबडी एल्स है, दैट पर्सन बिकम्स लेसी इन द केस ऑफ माइनिंग लीज. द सेकंड इज पब्लिकेशन ऑफ बुक. द रिलेशनशिप इज बिटवीन पब्लिशर एंड द ऑथर. ऑथर इज द रियल पर्सन हु ओन्स द कॉपीराइट ऑफ द बुक. सो व्हाट ही डज, he leases his copyright to द पब्लिशर. क्योंकि ऑब्वियसली मैं किताब लिख तो सकता हूं बट मैं छाप नहीं सकता, मेरे पास पब्लिशिंग हाउस तो है नहीं, मशीनें हैं नहीं, ऑफसेट प्रिंटिंग या डिजिटल प्रिंटिंग तो है नहीं. तो मैंने पब्लिशर को राइट्स ट्रांसफर किए कि आप यूज करिए मेरी किताब को, छापिए, जितना पैसा आप कमाएंगे उसमें से कुछ पैसा आप मुझे दे दीजिएगा. सो ऑथर इज द रियल ओनर, कॉपीराइट ओनर. पब्लिशर इज ओनली प्रिंटिंग द नंबर ऑफ कॉपीज, सेलिंग देम इन द मार्केट एंड गिविंग मनी टू इट. थर्ड,
मैन्युफैक्चरर टू द पेटेंटी, पेटेंटी वो है जिसने एक्चुअल में डिजाइन बनाया है उस प्रोडक्ट का, और मैन्युफैक्चरर कौन है? जो वो डिजाइन उससे लीज पर लेगा और उसको बना करके कमर्शियलाइज करके मार्केट में बेचेगा और उसके बदले में रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी नाउ? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? No, sir. No, sir. देखिए ये तीन रॉयल्टी के एग्जांपल्स फर्स्ट पेज पे थे. आई हैव शेयर्ड दोस एग्जांपल्स विद यू दैट व्हाट इज द कॉपीराइट रॉयल्टी, व्हाट इज अ माइनिंग रॉयल्टी एंड व्हाट इज अ पेटेंट रॉयल्टी. देयर कैन बी मोर फॉर्म्स ऑफ रॉयल्टी, but these are primarily the examples that you will see in your daily life where you would see that royalty is being paid. So now that you must have studied some books, you must have seen some videos, right? So Vidya Prasar is a portal. So DEI is a non-commercial organization, but otherwise if you see, Vidya Prasar has got so much of knowledge content. The author, the creator of that knowledge content is somebody who is X, Y, and Z. The university is taking the services of that person and putting it on the website. So ideally, the copyright is with the person who is creating the content, who is writing the content, who is making the content. But university is just using it. If you look at in the commercial terms, it is a copyright royalty where probably university will go back and pay the author, the writer, the creator of the video. That doesn't happen in DEI, but that is the kind of relationship I am trying to give an example on, right? So these are the three types of royalty. Now there are certain technical terms before we go into the journal entries and making the different accounts in the field of royalty accounts. We need to understand what are those technical terms through which we will calculate certain things and we will make royalty accounts. The first term is minimum rent and the second term is short working. So when you do a lease agreement, you get to know certain terms. You need to understand what those terms are, right? And how do you manage those things as part of the lease agreement. ये इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम अकाउंटिंग के बाद लॉ को भी समझने की कोशिश करेंगे, आज बिजनेस लॉ को भी. तो अकाउंटिंग के बाद बिजनेस लॉ के अंदर हम एग्रीमेंट पढ़ने वाले. तो कोई भी काम जब आप बिजनेस के अंदर करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में, किसी के साथ जॉइंट वेंचर में या किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो आप हमेशा पहले एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेड लीगल एग्रीमेंट करते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में. एंड यू make sure that everybody signs it, everybody understands that completely, all the terms and conditions are read, understood. क्यों? क्योंकि बाद में फिर इश्यूज ना आए, लीगल इश्यूज ना आए कि आदमी कोर्ट पहुंच गया, उसने झगड़ा कर लिया आपसे, पेमेंट करने से मना कर दिया या कोई और तरीके के डिस्प्यूट्स खड़े हो गए. और टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव लीजिंग एग्रीमेंट. भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपने किसी को इस्तेमाल में दी तो आप एग्रीमेंट साइन करेंगे उसके साथ. You will make sure that you do not face legal complications afterwards, right? And these are very complicated consequences. So to avoid that, there should be a leasing agreement. Minimum rent, fixed rent, or dead rent. These are three similar kind of terms which are used. It is a type of guarantee made by the lessee to the lessor. ये क्या है? ये एक तरीके की गारंटी है जो लेसर को मिलती है लेसी की तरफ से. जो यूज करने वाला है वो प्रॉमिस करता है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ रेंट मैं आपको पे करूंगा ही करूंगा एज पार्ट ऑफ रॉयल्टी, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, चाहे सेल हो या ना हो, irrespective of the output, irrespective of the sale, this minimum amount will be paid by lessee to the lessor because he is the owner, he wants money. He has nothing to do with कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपकी कितनी सेल हुई, आपका कितना आउटपुट जनरेट हुआ, कितनी यूनिट खाए आपने, नहीं बनाए. आप प्रोडक्शन मत करिए तब भी आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने वो एग्रीमेंट कर लिया है. So this is the first technical term which is called minimum rent. You can call it fixed rent, you can also call it dead rent. Why are you calling it dead rent? क्योंकि कुछ नहीं आपने काम किया तब भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा. ठीक है? Clear? Right. Yes, So Yes, sir. in this, Yes, sir. right. So in this case, the payment of royalty is based on the unit of output produced. However, if the sum of the royalty is less than the minimum rent, then the payment will be based on the minimum rent only. अब एक बात
बहुत ध्यान से समझिए, एग्रीमेंट एक्चुअल में ये होता है इन लोगों के बीच में कि भाई अगर आपने 500 रुपए की सेल करी या 500 रुपए का आउटपुट जनरेट किया, इट कैन बी बोथ, सेल पर भी हो सकता है, आउटपुट पर भी। देखिए माइनिंग क्या होती है, माइनिंग में होता है कि आपने कितना कोयला एक दिन में निकाल लिया, राइट, और दूसरा इसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि आपने कितना कोयला मार्केट में जाके बेचा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज प्रोडक्शन, द सेकंड इज सेल्स। भाई बाहर निकाल के कोयला रख लेना इज नॉट ऑफ एनी यूज अंटिल इट इज सोल्ड। रेवेन्यू कहां से कमाएगा माइन करने वाले, बेच के कमाएगा ना। तो जो लेसर है, जिसका लैंड है, जिसका माइन है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वेदर द आउटपुट इज सोल्ड और नॉट। ही सेज दैट दिस इज द मिनिमम रेंट, राइट, और वो आप मुझे पे करेंगे। अदरवाइज जितना भी आपने बेचा या जितना भी आपने प्रोडक्शन निकाला उसका 10%। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपने 500 रुपए का कोयला निकाला तो मेरे को 50 रुपए आप देंगे। अगर आपने 1000 रुपए का कोयला निकाला तो आप मुझे 100 रुपए देंगे। अगर आपने 10,000 रुपए का कोयला निकाला तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे। एग्जाम्पल, ये एग्रीमेंट है। इसके बाद एक टर्म आता है मिनिमम रेंट, दैट अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप मुझे 40 रुपए तो जरूर देंगे। दैट इज व्हाट इज मिनिमम रेंट। तो एग्रीमेंट इस तरीके का होता है दैट द लेसी विल पे द लेसर 10%, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10% ऑफ द टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन और सेल्स, वॉट एवर दैट कंडीशन इज, और मिनिमम रेंट 40 रुपीज। सो वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर इज सोल्ड, उसका 10%, अदरवाइज 40 रुपीज एवरी मंथ, एवरी ईयर, क्वार्टरली, जो भी उसका पीरियड है। तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होता है। नाउ what is the difference between the actual royalty and the minimum rent? What is the difference between actual royalty and minimum rent? So difference of minimum rent and actual royalty is known as short workings, where the payment of royalty is payable on the basis of minimum rent due to shortage in the production or sale. अब आप देखिए, आपने लीजिंग एग्रीमेंट साइन किया, आप लेसी है, मैं लेसर हूं, मैं ओनर हूं उस प्रॉपर्टी का, आप यूज कर रहे हैं। You signed an agreement with me. You said I will pay you 10% of the total output, या जो भी उस पीरियड में सेल होगी उसका 10% मैं आपको दूंगा, लेकिन आपने मुझे मिनिमम रेंट ही पे किया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मान लीजिए आउटपुट आपका 5,000 था, आपको मुझे आइडियली 500 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन आपने मुझे 40 ही रुपए पे किए, तो 460 रुपीज इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। क्लियर? सिंपल है, ठीक है। ये टर्म्स आप धीरे धीरे करके समझते जाइए, तो आगे जब हम एंट्रीज वगैरह करेंगे तो इट विल बी इजियर। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइट टू रिकूप, या राइट ऑफ रिकूपमेंट और राइट ऑफ रिकूपिंग। अब ये इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब मिनिमम रेंट आपने पे कर दिया, पे करना था आपको 500 रुपए, पे कर दिया आपने 40 रुपए, 460 रुपीज आर कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। तो जो ओनर है, जो लेसर है, उसका राइट बनता है कि वो आपसे ये 460 रुपए वसूल करेगा फ्यूचर में। लीगल राइट है उसका, आपने एग्रीमेंट साइन कर रखा है उसके साथ दैट यू विल पे 10%। तो वो कैसे उसको रिकूप कर सकता है, वो लीगल राइट क्या है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इट मे कंटेन इन द रॉयल्टी एग्रीमेंट दैट एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट पेड ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, दैट इज शॉर्ट वर्किंग, may be recoverable in the subsequent years. So when the royalty is in excess of the minimum rent is called the right of recoupment of short workings. देखिए 460 रुपीज मान लीजिए इस साल कम पड़ गए, as per the example 460 रुपीज शॉर्ट वर्किंग हो गए। Now next year मान लीजिए कि प्रोडक्शन काफी हुआ, प्रोडक्शन मान लीजिए कि 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हो गया। So now you have a right कि भाई तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत हुआ है, गिव मी माय 460 रुपीज बैक। तो वो आपको, उसके पास प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ, जो भी हुआ वो आपको 460 देते। सो यू ऑलवेज हैव अ राइट एज अ लेसर टू रिकवर द शॉर्ट वर्किंग अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स और कमिंग ईयर्स और द कमिंग पीरियड। तो आपके पास हमेशा ये अधिकार रहेगा। राइट ऑफ रिकूपमेंट विल बी डिसाइडेड फॉर द फिक्स्ड पीरियड और फॉर द फ्लोटिंग पीरियड। दो तरीके से हो सकता है कि लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि अगर इस साल शॉर्ट वर्किंग हो गई तो अगले 2 साल में आप पे कर देंगे, अगले 3 साल में पे कर देंगे, अगले 6 महीने में पे कर देंगे। एग्जाम्पल,
It can be a floating agreement also. Floating agreement is that whenever you have excess of production, excess of revenue, then you will pay off the short working. Whenever. तो वो कहेगा अच्छा भैया इस बार मैंने आपको 460 में से 60 रुपए दे दिए, अगली बार 400 दूंगा, अगली बार उसने 120 दे दिए, बोला कि ठीक है 280 में अगली बार दे दूंगा. That is floating. Fixed is that if next 2 years you have to pay, you have to pay. You don't have an option. Even if you are making losses in next 2 years, you have to pay the short working amount. अब ये इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये short working additional हो गई है apart from your normal royalty that you will pay 10% of the total output. वो condition तो चली रही है, 10% of the total output plus short working from the previous year. जितनी short working अगले पिछले साल की या उससे पिछले साल की होगी वो भी पे करेंगे और 10% तो आपको पे करनी है. तो एक तरीके से अगर आप शॉर्ट वर्किंग को ध्यान से देखेंगे तो शॉर्ट वर्किंग इज व्हाट, दैट यू हैव टू पे दैट अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट. इज दैट राइट और नॉट? भाई पिछले साल 460 रुपए चुकाने थे, नहीं चुकाया आपने, इस साल चुकाएंगे तो एक साल का इंटरेस्ट भी तो देंगे उसके ऊपर, राइट? Yes, sir. तो ये जो है राइट ऑफ रिकूपमेंट है. तो मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग एंड राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ दैट शॉर्ट वर्किंग. ठीक, लेसर और लेसी की रिलेशनशिप इस तरीके की है. यही रिलेशनशिप ऑथर और पब्लिशर की होगी, यही रिलेशनशिप पेटेंटी और मैन्युफैक्चरर की होगी. सेम सेटअप विल बी देयर. द मैन्युफैक्चरर विल बी पेइंग द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन द नेक्स्ट subsequent years to the patentee. Same in the case of publisher will pay the author. ठीक. अब देखिए कुछ जर्नल एंट्रीज समझिए बहुत ध्यान से. देखिए जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने 9th 10th में बेसिक पढ़ी है, फंडामेंटल्स. 11th में आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स और ये सारी चीजें समझने की कोशिश करी हैं, डिवेंचर्स की जर्नल एंट्रीज. सो जर्नल एंट्री के रूल्स सेम है, that you have 3 types of accounts, you have 3 rules, right? You have golden thumb rule in accounting. उसी हिसाब से आप लोग इसमें भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. When there is no royalty in the year, कोई रॉयल्टी नहीं हुई आपको इस साल में, तो आप क्या, एक तो सबसे पहले 2 चीजें समझिए which are very very important. Rather than this, I will share another screen with you. 2 तरीके की बुक्स बनेंगी इसके अंदर. पहली बुक वो बनेगी जिसमें you will make the books of accounts in the books of landlord or lessor, who is the owner of the mine or who is the author of the book or patentee of the design. जो दूसरी तरीके के अकाउंट्स बनेंगे वो बनेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर या इन द बुक्स ऑफ पब्लिशर. तो ये 2 तरीके की बुक्स आपकी बनेंगी. दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज व्हिच आर पास्ड, और आफ्टर द जर्नल एंट्री यू विल मेक लेजर अकाउंट्स, राइट? अलग अलग हेडिंग्स के अकाउंट्स भी आप लोग बनाएंगे. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद द राइट कंटेंट वेयर आई कैन टेल यू दैट these are the accounts that yeah, can you share the revised screen please? So accounting entries in the books of lessee or licensee or publisher, etc. So let's first see where a minimum rent exists with the right to recoup short workings. जहां पर मिनिमम रेंट के साथ में क्लॉज लगा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर कि आप उस मतलब अगर कम पड़ता है, शॉर्ट वर्किंग होती है, तो उसको लेसर रिकूप कर सकता है, रिकवर कर सकता है इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? वेयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट. अगर एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट से कम हो जाती है तो व्हाट इज द एंट्री दैट यू विल डू? द फर्स्ट इज रॉयल्टी अकाउंट डेबिट. अब ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए. लेसी अपनी बुक्स में कर रहा है एंट्री. तो अगर आप और मेरे बीच में रिलेशनशिप है, आप लेसी हैं और मैं लेसर हूं, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं. यू आर पेइंग रॉयल्टी. रॉयल्टी को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, राइट? व्हाई इट इज अ नॉमिनल अकाउंट? बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट, इट इज नॉट टैंजिबल इन नेचर, प्लस इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू. एक्सपेंस ही तो है आपके लिए, जो भी आपने कमाया उसमें से खर्चा कर रहे हैं आप. तो रॉयल्टी अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ लेसी. सो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट. शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट. क्यों शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि आपने जो मिनिमम रेंट था
जो टोटल रॉयल्टी थी उससे कम पे कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। तो इसलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करेंगे। व्हाई? इट इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर यू, इट्स अ शॉर्टेज फॉर यू। पे करना था आपको 10,000 रुपए, आप 8,000 रुपए ही पे कर रहे हो इन रॉयल्टी, 2,000 rupees will be debited in the short working account that you need to pay in coming years, right? तो आपने short working account debit कर दिया, minimum rent minus actual royalty, that the gap between these two is going to be short working, right? And to landlord account, landlord के नाम से आप account create करेंगे, वो creditor बनेगा आपकी बुक के अंदर, because he is the receiver. पर्सनल अकाउंट का रूल है, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या होगा? किसी नाम से होगा, राइट? भरत एंड कंपनी या समथिंग, जो लेसर है आपका या जो आपका ऑथर है, उसके नाम से आप अकाउंट बनाएंगे और बोलेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, राइट? आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच of the entry like this, but I'm just giving you one example of one entry so that you understand it clearly कि एंट्री का लॉजिक ऐसा क्यों है। रॉयल्टी मेरे लिए लॉस है, आई एम अ लेसी, एक्सपेंस है, मैंने डेबिट कर दिया। शॉर्ट वर्किंग इज अगेन अ काइंड ऑफ लॉस फॉर मी, लॉसेस एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होते हैं, मैंने कर दिया। किसको पे कर रहा हूं? हु इज गोइंग टू रिसीव रॉयल्टी अकाउंट? वो लैंडलॉर्ड है। अब इसको ध्यान से समझिए, मैंने रॉयल्टी ड्यू कर दी, रॉयल्टी इज ड्यू, right? Now the next entry is that I am paying the amount to whom? To the landlord or to the lessor. तो landlord account debit, here the lessor is receiving the money, आदमी ने रिसीव कर रहा है, तो आपने उसको डेटर बना दिया, डेबिट कर दिया। टू बैंक अकाउंट, वाई बैंक अकाउंट? बिकॉज यू आर मेकिंग अ पेमेंट वाया चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग, आपके पास से पैसा निकल के जा रहा है, और बैंक को किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है, सो यू आर क्रेडिटिंग इट। The last is to income tax payable account, tax deducted at source. देखिए, आपको ये बात समझने की जरूरत है, अब आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, कि जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे सैलरी पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज पे कर रहे हैं, और वो टैक्सेबल है, तो रूल है सरकार का कि आप एक टैक्स सर्टिफिकेट बनाएंगे, टैक्स उसी जगह पर डिडक्ट करके उस आदमी को पैसा देंगे, और वो टैक्स जमा करेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, तो उसने क्रेडिट क्या कर दिया? टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड के नाम से टोटल अमाउंट डेबिट कर दिया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, टू बैंक अकाउंट मान लीजिए 7,500, टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट 500। इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट 500 इसलिए किया है क्योंकि ये आपको क्रेडिट करना है, ये आपको जमा करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी में जाके। इट इज नॉट योर ओन पर्सनल इनकम और अ गेन, it is a liability for you to go and pay to the income tax department, right? It is just like कि किसी ने आपने वहां पर कार की सर्विस के लिए या स्कूटर की सर्विस के लिए जमा कराया, बिल आया 10,000, बट उस पर लिखा है जीएसटी 1,500 रुपीज या 100 रुपीज या 500 रुपीज। वो 500 उसने जीएसटी इसीलिए लिखा है क्योंकि वो पैसे आपसे लेगा और जमा कराएगा, उसकी इनकम 9,500 या 9,000 ही, राइट? नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज मैन्युफैक्चरिंग slash profit and loss account debit to royalty payable account, and the amount will be जितना जो रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी हुई है उस पीरियड के लिए वो। अब देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अकाउंट स्लैश करके लिखें। इसको इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, राइट, इस तरीके का काम करते हैं, तो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है? आपका बेसिक ब्रेड एंड बटर बिजनेस क्या है? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और रॉयल्टी अकाउंट को आप उसमें क्रेडिट करेंगे। जो प्रॉफिट, ग्रॉस एंड प्रॉफिट वगैरह आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जनरेट होगा, इसलिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द टर्मिनोलॉजी, दिस इज राइटली यूज्ड। अब ये there is some small update that has been given regarding calculation of actual royalty, what is minimum rent, what is short working. So I'm not going to go into the details of that, but देखिए यहां पर इसको ध्यान से समझ लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स के लिए जो पहला फॉर्मूला है वो है मिनिमम रेंट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट। जितना अमाउंट आपको एक्चुअल में पे करना होता है वो होता है मिनिमम रेंट, जो एग्रीमेंट है आपका कि इतना पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब
आप जितना प्रोडक्शन और सेल करें उससे ऊपर निकल जाए तो उतना आप मुझे पे कर दीजिए, बट 40 रुपए तो आप मुझे पे करेंगे ही करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। अब आपको इनकम 20 रुपए की हुई, आप मुझे 20 रुपए पे करते हैं तो 20 रुपए जो है शॉर्ट वर्किंग हुई, बट 40 तो आप मुझे देंगे, राइट। तो 20 रुपए शॉर्ट वर्किंग हो गई, 20 रुपए जो है एक्चुअल रॉयल्टी हो गई, मिनिमम रेंट आपका 40 रुपए हो गया। दैट इज द फॉर्मूला, ये हमको ध्यान रखना है सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग वेयर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। अब यहां पर एक सिचुएशन चेंज हो गई, यहां पर ये हुआ कि खूब प्रोडक्शन, खूब आउटपुट, खूब सेल हो रही है, तो आपका मिनिमम रेंट है 40 रुपए, इनकी सेल हो रही है 100 रुपए, 200 रुपए, आपको रॉयल्टी भी 100, 150, 200, 500 ऐसे मिल रही है, सो विच इज अमाउंट इज हायर देन द मिनिमम रेंट। तो वहां पे क्या एंट्रीज होंगी, देखिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं, बड़ा इजी है। पहली एंट्री देखिए, देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ड्यू कर दिया आपने रॉयल्टी को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, वेरी वेरी सिंपल। दूसरी एंट्री आपने करी, देखिए ये वाली एंट्री, पहले इसको मैं समझा देता हूं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, ठीक। अब इस एंट्री से पहले ये जो शॉर्ट वर्किंग की एंट्री है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिछले साल में या पिछले पीरियड में शॉर्ट वर्किंग निकली थी तो अब आप उसको रिकूप कर सकते हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने क्या किया, लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट किया और शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट किया। देखिए पिछले स्लाइड में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहां पर डेबिट था, ये दिख रहा है आपको, इसको आपने क्रेडिट कर दिया और लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब उतनी शॉर्ट वर्किंग से लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, मतलब मैंने उसको पे कर दिए एज पार्ट ऑफ द टोटल रेंट, टोटल रॉयल्टी। तो अब आपका जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं पुराने एग्जाम्पल से ही निकालता हूं, 400 रुपीज का मान लीजिए आपकी शॉर्ट वर्किंग थी, राइट। इस साल आपने उसको 40 रुपए की बजाय 200 रुपए रॉयल्टी पे कर दी, तो 160 रुपीज आपने एडिशनल रॉयल्टी पे कर दी। यहां पर आपने मेंशन कर दिया 200 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 200, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट को यहां पर आपने कर दिया फॉर एग्जांपल 180, सॉरी 200 से डेबिट कर दिया, 180 बैंक अकाउंट, 20 रुपीज यहाँ। अब आप देखिए कि आपने कितनी शॉर्ट वर्किंग पे कर दी उसको आउट ऑफ 400, तो 180 माइनस 40, 40 रुपए जो है वो आपका मिनिमम रेंट है, तो आपने उसको कितने पे कर दिए, 140 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो अब यहां पर आपने ये 140 रुपए की एंट्री कर दी अलग से, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 140 रुपीज टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 140, तो अब कितने रह गए, 400 माइनस 140, 260 रह गए। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड में जब आपके पास और आएगा रॉयल्टी, एडिशनल रॉयल्टी आप पे करते हैं तो उसको भी रिकूप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस एडिशनल एंट्री इज देयर। Here the short working is credited, why? Because it has gone, you have nullified the effect of losses in your account because you have got additional। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्यों, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपके उतने रुपए जो अभी रह गए, कितने रुपए रह गए, 260 रुपीज रह गए शॉर्ट वर्किंग विच कैन नॉट बी रिकूप्ड, तो यहां पर आके 160 रुपीज की एंट्री हो गई, 140 की, यहाँ 260 की एंट्री हो गई, राइट, क्योंकि अभी भी 260 रुपए लॉस हो रहा है आपको, 400 में से 140 ही आप पे कर पाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब इसको इमेजिन करिए, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 260। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए सारे 260 रुपए आपने पे ऑफ कर दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो लॉस नाउ एनी मोर इन योर बुक्स, राइट। अब अगेन जो आपने रॉयल्टी अकाउंट को ट्रांसफर किया या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क। इफ योर वर्क इज मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग लाइक दैट, then it will come in your manufacturing account. If it is a trading kind of work that you are doing, तो वो profit and loss account में आएगा, right, which is not bread and butter of the business, तो वो रॉयल्टी डेबिट साइड में आएगी। ऑब्वियसली रॉयल्टी डेबिट साइड में ही आएगी क्योंकि आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर। शॉर्ट वर्किंग डेबिट में तब तक आएगी जब तक वो आपके लिए लॉस है, जब तक आप उसको रिकूप करके पेमेंट वापस नहीं कर दे रहे लेसर को, तब तक वो डेबिट साइड में आएगी, ठीक है। दो पॉइंट्स इसमें देखिए, when the royalty agreement does not contain a clause of minimum rent, the question of short working and recoupment does not arise। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर लेसर और लेसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं है कि देयर इज अ मिनिमम रेंट, कोई अग्रीमेंट नहीं है मिनिमम रेंट का, दोनों
कहते हैं जितना प्रोडक्शन हो उसका 10% देना, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही तो मत देना मुझे पैसे। तो ना शॉर्ट वर्किंग का कोई बात आएगी ना रिक्रूटमेंट की कोई बात आएगी। तो ये जो पीछे की जो एंट्री है, ये रिक्रूटमेंट वाली एंट्री, ये शॉर्ट वर्किंग को लॉस बनाने वाली एंट्री है, ये होंगी ही नहीं। दिस वर्ड विल नॉट कम एट ऑल। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू पेबल, मैन्युफैक्चरिंग टू रॉयल्टी। भाई आएगा ही नहीं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग ओनली कम्स इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज अ मिनिमम रेंट अग्रीड, कि आप हर साल मुझे इतना रुपया तो दोगे ही दोगे, अदरवाइज 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन अगर मिनिमम रेंट से नीचे हो गया तो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी। मिनिमम रेंट अगर एग्रीमेंट में है ही नहीं तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से वो पेमेंट कर देगा। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही तो पेमेंट करेगा ही। अब 10 रुपए मिले, 50 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, या प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो कुछ नहीं दिया मैंने। तो शॉर्ट वर्किंग का कोई क्वेश्चन उस केस में उठता नहीं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंडलॉर्ड और लेसर is always entitled to get either the minimum rent or the actual royalty, whichever is higher. So landlord को दो चीजों में से एक चीज जरूर मिलेगी, या तो मिनिमम रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी तो हायर होती है मिनिमम रेंट से, और अगर उतनी नहीं दे पा रहा है तो मिनिमम रेंट जरूर देगा। whichever is higher subject to any adjustment of short working. अब उसके पास उतने पैसे है ही नहीं तो उसने मिनिमम रेंट से भी कम पैसे दे दिए तो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो जाएगी और शॉर्ट वर्किंग पे करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर्स में, राइट? बट ओनली व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज अ लीगल क्लॉज contained in the contract saying there is a minimum rent you have to pay, and recoupment will be done in the subsequent years in floating or fixed manner. ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब देखिए लैंडलॉर्ड की बुक्स के अंदर क्या एंट्री हो रही है, इसको भी ब्रीफली बहुत कवर कर लेते हैं। मिनिमम रेंट एग्जिस्ट्स विद अ राइट टू रिकूपमेंट। अब लैंडलॉर्ड या लेसर की बुक्स में, मतलब आप समझिए अगर आप ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, आपको रॉयल्टी मिलती है तो आप क्या एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री देखिए, व्हेन यू आर मेकिंग रॉयल्टी ड्यू। अब रॉयल्टी ड्यू हो गई आपके अकाउंट्स में, तो कैसे आपने लिख दिया लेसी अकाउंट, ये उसके नाम से अकाउंट बनेगा। पर्सनल नेचर का अकाउंट है इसलिए डेबिट हो रहा है। वाई? क्योंकि डेटर बनाएंगे आप उसको, उससे पैसे लेने हैं आपको, तो लेसी अकाउंट को आपने डेटर बना दिया। मान लो कि XYZ माइनिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। अगर देखिए ये वाला जो पोर्शन है लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ये तो उस कंडीशन में जब आपको रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ऊपर अमाउंट में मिल रही है या मिनिमम रेंट आपको मिल रहा है, तो आपने लिख दिया लेसी अकाउंट डेबिट, डेटर बना दिया टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट केवल उस केस में आएगा जब मिनिमम रेंट से नीचे रॉयल्टी मिल रही है, तो आपने क्रेडिट साइड में टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट क्रिएट कर दी। अब आपने क्यों ये दो अलग अलग वर्ड यूज किए? उसके लिए शॉर्ट वर्किंग है, आपके लिए थोड़ी शॉर्ट वर्किंग। आप तो उसको पेमेंट लोगे ना उससे, तो इसलिए रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज किया जाता है। The second entry is when you are receiving the actual payment. तो actual payment आपने कैसे रिसीव किया? बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीव किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, you have got cash inside in your business, so that will be debited. Tax deducted at source debit. अब वो जो टैक्स उसने काट लिया सोर्स पर, वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखाओगे, क्योंकि ड्यू तो 200 रुपए से थी, 20 रुपए टैक्स कट गया आपका। टैक्स आपके लिए एक तरीके से लॉस हो गया एट सोर्स, तो आपने उसे डेबिट कर दिया। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। टू लेसी अकाउंट, अब यहां पर आपने उसको डेटर बनाया था बिकॉज ही वाज सपोज्ड टू पे, यहां पर ही इज द पेयर। तो लेसी अकाउंट पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये इसने यहां पर कर दिया पेमेंट आपको, आपने उसे क्रेडिट साइड में डाल दिया। यहाँ सर्टेन अमाउंट से आपने उसको डेबिट किया है, यहाँ सर्टेन अमाउंट से आपने क्रेडिट किया है। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग, जो लेसी को लेसर को पे करनी है इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये भी मैंने आपको एक तरीके का मेकर चेकर कॉन्सेप्ट बता दिया। लास्ट एंट्री इज रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इमेजिन करिए, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड को इमेजिन करिए। आप क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 200 रुपीज या 180 रुपीज जो भी अमाउंट है उसका, वो आप लिखेंगे। 180 लिखेंगे क्योंकि 20 रुपए टैक्स में चले गए हैं, वो टैक्स की डेबिट साइड में आएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर रॉयल्टी 20 रुपीज, वो लॉस है आपके लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है जर्नल एंट्रीज करना। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस?
ये बहुत सिंपल है। अब तो सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इस पोर्शन को मैं स्किप कर रहा हूं, ये मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा। वेयर द एक्चुअल रेंट इज मोर देन द मिनिमम रेंट, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग के केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ये बहुत सिंपल। इसको प्लीज आप लोग घर पर आज कल में बैठ करके रिव्यू करिए कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, what are the terms and terminology that I have used, that I have told you, explained. Then start doing some journal entries from, if you have a book that's okay, if you don't have a book, मैंने जो material आपको दिया उसके अंदर questions, so at least solve 2 questions on your own, start passing journal entries, और उसके बाद उसके ledger accounts बनेंगे। ledger account आप लोगों को बनाना आता है? आप में से कोई ऐसा है जिसको ledger account बनाना नहीं आता? Anybody who does not know how to make a ledger account? नहीं आता है सबको? Yes, sir. यस Good. सर। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ उसमें भेज रहा हूं, क्या नाम है, प्रेजेंटेशन में ही आज अपलोड कर देता हूं अभी मैं क्लास के बाद। यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड देन यू कैन कम बैक टू मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई एंड डू ड्यूरिंग द वीक इटसेल्फ, किसी एक दिन कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ चीजें हो जाएं आपकी कंप्लीट। So I do not want to keep it pending. At least 2 units should be finished before we complete the exam. ठीक है, तो वो मैं कोशिश करके आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग ये आज देख लीजिएगा क्लासेस के बाद और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? आप कुछ, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूनिट में? ओके, थैंक यू सार्थक। नो इश्यूज? सर मुझे पूछना था सीटी में कैल्सी अलाउ रहेगा? हाँ, कैल्सी अलाउड होता है, लेकिन सिंपल लाइएगा, साइंटिफिक मत लाइएगा। साइंट नहीं, सिंपल ही होएगा ना, सिंपल साइंटिफिक। ले, ऐसा वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसी मतलब डेसिमल्स में जाके सॉल्व करना पड़े, कोई बहुत करोड़ों का अमाउंट आ जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज द पर्पस ऑफ द सीटी इज टू आस्क यू whether you understand the concept and pass entries or not. It is not about calculation. नहीं, और वो क्या था, हाँ, कि ऐसे हो सकता है जैसे कि आप 3 में से 2 प्रैक्टिकल चॉइसेस दो, कि एक प्रैक्टिकल चॉइस और आएगी पेपर में चॉइस 2 हमेशा थ्योरी। पेपर में हमेशा चॉइस होगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। सर अगर हम लोग क्यूबी प्रिपेयर कर ले तो मोर देन इनफ होगा या और? बिल्कुल क्यूबी प्रिपेयर करिए आप, 100% क्यूबी प्रिपेयर करिए, दैट शुड बी इनफ। We have given enough material, DEI has given enough material to you so that you can pass through the QB पर ही फोकस करिए। ओके सर। ठीक है, for everyone it is my Okay, sir. advice, focus on your QB. If any QB is missing, I will get you that, don't worry. आज में आपको मिल जाएगा सब। टेक्स्ट किया था वो इकोनॉमिक्स के क्यूबी में आपने अकाउंट्स का, वो मैंने ठीक कर दिया है। अभी आपको मैं इकोनॉमिक्स का भी क्यूबी दे दूंगा थोड़ी देर। ओके सर। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी गूगल क्लासरूम में, तो ये हो सकता है आज कि एक आध गूगल क्लासरूम मुझे बंद करना पड़े और वो दोबारा क्रिएट करेंगे, वो मैडम खुद ही क्रिएट करेंगी शायद, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो सकता है, तो उसको थोड़ा टीचर से एक बार बात कर लीजिएगा। इफ दे से दैट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, मैंने उनको को टीचर बनाया, वो समहाउ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। इफ दे आर स्टिल नॉट एबल टू डू इट, देन वी विल see other way around, but you will get the material and everything else, don't worry about it. अकाउंट्स और लॉ का तो मेरे पास ये वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का शायद थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, दैट वी विल सी। ठीक है, सो बट डोंट वरी, यू विल गेट द एंटायर मटेरियल एंड एवरीथिंग इन प्लेस। तो ये मैं जो आज पढ़ा रहा हूं आपको, ये भी अपलोड कर। ओके, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट अस सी what is there in business law. Give me a minute. किसी ने बिजनेस लॉ पढ़ा है? वो भी नहीं समझ में आया तो बहुत आसान है। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट्स और सर एग्रीमेंट थोड़ा पढ़ा था। थोड़ा बहुत था। I expect you to ask me questions.
Indian Contract Act 1872 is the act, and why it is. अच्छा, business laws की इंपॉर्टेंस ये है आप लोगों के सामने इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी बिजनेस लॉज। देखिए, आप कॉमर्स फील्ड में एंटर हो गए हैं, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर गोइंग थ्रू, यू आर अंडरगोइंग अ डिग्री कोर्स ऑफ बीकॉम। It is very important that you understand what is the concept of business, how business is conducted. The most important fact of doing business is legality of the business. What are the legal provisions? What are the legal enactments that are there in the country which support the legal business in the country? Please understand, every business is not legal business, right? So there are certain businesses which are declared illegal or not permissible in this country. Like, for example, betting. Betting is a business outside India, but in India it's not allowed. Lottery is a business in some states in India, but not in all states in India. So along with the legality of the nature of the business, you also need to understand that what are the different business laws. Every law is not a business law. Every law is not a business law. For example, जो ये Indian Penal Code है, वो Indian Penal Code से related कई laws हैं जो business law नहीं है, right? Juvenile Justice का जो act है, that is not a business law. But business law is what? Every and anything that has to do with business is business law. So for example, the first one is Indian Contract Act. There is Sale of Goods Act. There is Bailment Act. There is Indemnity Act. There is Insurance Related IRDA Act. These are business laws. Wherever you are doing, whatever type of nature that you have, some of them are very general in nature. So Indian Contract Act is the soul of any business. Whenever you are making an agreement, it has to be a legal, permissible. It should have all those characteristics which are declared in this act as elements of a legal contract. That is what is called a legal agreement, a legal contract. So that's why if you are into a business, you will meet different partners, you will meet different shareholders, you will sign contracts, agreements on a daily basis. So what is that contract that you will sign? What elements should be there in the contract? Why those elements are important? What is legal contract? What is illegal contract? What makes a contract illegal and what makes a contract legal? These are the things which are very, very important. मैं features of the act cover नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, ये आप पढ़ सकते हैं. These are very, very simple things. I am going to cover contract. So a contract is made of two very important things. Legal contract. The first is agreement, along with enforceability of that agreement. Look at these, calculations and formulas. Agreement plus legal enforceability of the agreement. एक तो आप दो पार्टीज के बीच में या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में आपस में सहमति हो, दूसरा वो सहमति लीगल तरीके से ली गई हो, उसको लीगली एनफोर्स किया जा सके, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो गुजर सके. एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेंगी, राइट? तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपैंड करेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज वन क्लॉज, एनफोर्सेबिलिटी सेकंड क्लॉज. ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी तीनों लीगल होनी चाहिए नेचर. तो अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? देखिए, सबसे पहली चीज, दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता कि मैं अकेले ही बैठ के मैंने कुछ सोच लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इज नॉट पॉसिबल. इट हैज टू बी बिटवीन टू पीपल, जिसमें से एक प्रपोजर या प्रोमिसर होगा और दूसरा ऑफरी या प्रोमिसरी होगा. एक आदमी कहेगा ये करते हैं, दूसरा आदमी कहेगा अच्छा हाँ ठीक है हम ये करेंगे. दैट इज व्हाट इज a valid contract. The first element is there should be at least two parties. Agreement which consists of offer and acceptance, that to be legal in nature. बिना legality के offer acceptance नहीं चलेगी, right? Agreement to be a contract, it must be able to create legal relations, otherwise it would not be legally enforceable. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो. मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका देता हूँ. ठीक, कि साहब मेरा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है,
मेरे पास बहुत सारा सामान इंपोर्ट होके आता है, मान लीजिए कार के टूल्स आते हैं, सर्विस टूल्स आते हैं, या कोई मैं टॉयज खरीदता हूँ। अब मेरा एक एग्रीमेंट हो गया चाइना में एक पार्टी के साथ, या मान लो कि अमेरिका में एक पार्टी के साथ, या किसी और, कि साहब आपके पास इतना सामान इंपोर्ट होके जाता है, हम भी आपके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, हम भी आपके देश को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया, दे दो। क्या दोगे? उन्होंने कहा जी ड्रग्स रख के देंगे हम डिब्बे के अंदर। आपके तो डिब्बे आते ही हैं, उन डिब्बों में एक एक पैकेट, दो दो पैकेट हम ड्रग्स के घुसा देंगे। आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, ड्रग्स आ गई इंडिया के अंदर। ड्रग्स लीगल है इंडिया के अंदर? नो सर। आप कर सकते हैं ये बिजनेस? नो सर। तो आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, आप बिजनेस ही इलीगल है आपका। आपने कैसे एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ? दूसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए ड्रग्स नहीं है, वो कहता है जी हम आपको कुछ और देंगे, मान लीजिए दूसरी कैटेगरी ऑफ टॉयज देंगे। अभी आप चाइना से मंगा रहे हैं, अब आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, एक काम करिए उसी डिब्बे के अंदर हम अपने टॉयज भी रख देंगे, ये भी इलीगल है भाई। अगर आप दूसरी कैटेगरी का बिजनेस करना चाहते हैं एज एन इंपोर्टर, तो आप जाएंगे एक और लाइसेंस लेंगे सरकार से, उसको सारी डिटेल्स जमा कराएंगे, उसको बिल्स लगाएंगे, सब चीजें बताएंगे, सब डिस्क्लोज करेंगे, फिर वो आपको अलाउ करेंगे कि ठीक है साहब आप बिजनेस करिए। तब आप कहिए साहब उसी डिब्बे में क्यों रख के दे रहे हैं आप अपना डिब्बा बना के दो। एक कंटेनर आपसे लेंगे हम यूएस से, एक कंटेनर हम चाइना से लेंगे। हम क्यों अपने ही एक ही कंटेनर के अंदर आपका भी सामान चोरी छुपे थोड़ी ला रहे हैं, हम तो ओपन बिजनेस कर रहे हैं। सो लीगली इन्फोर्सेबल बिजनेस होना चाहिए। लीगली इन्फोर्सेबल बिजनेस का मतलब ये है कि आप कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं, कानून की सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके वो बिजनेस आप कर रहे हैं। That is what is legal enforceability or legal relationship between the two parties. Fourth condition is that the parties should be legally competent. अब ऐसा है कि आप जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो आदमी कौन है, वो लीगली कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अब लीगली कॉम्पिटेंट की कई कैटेगरीज होती हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर लीगल कॉम्पिटेंसीज। पहला, अगर मान लीजिए बिकॉज कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है उस आदमी के ऊपर, और कोर्ट ने उस आदमी पे रोक लगा रखी है कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता उस केस के अंदर। एग्जाम्पल, कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा, तो आप उसके साथ नहीं कर सकते, इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट। दूसरा, कोर्ट घोषित कर दे, जजमेंट दे दे कि इज अ क्रिमिनल और वो जेल में है, तो वो नहीं कर सकता कोई बिजनेस, ही इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट। तीसरा, किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को करने से अगर कोर्ट रोक दे किसी आदमी को, तो आप उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ कैटेगरी विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज इफ द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड समबडी ऑफ अनसाउंड माइंड, कि वो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, इज नॉट स्टेबल, यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अनसाउंड माइंड आदमी को या डिस्क्वालिफाइड आदमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई आदमी थोड़ा सा उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकली इफेक्टेड है, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज उसने साइन कर दिया एक स्टेट में, कल वो पलट गया, उसने कहा मुझे याद ही नहीं जी मैं पहले क्या करके बैठा हूँ आपके साथ, आप कौन है मैं पहचानता नहीं, क्या करोगे आप? कोर्ट जाओगे, बोलोगे जी ये आदमी मुकर रहा है अपनी बात से, कोर्ट कहेगा वो अनसाउंड माइंड का था, आपको पता नहीं है, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। So when you are signing a contract in business, you must make sure that you are doing business with the right party in the right manner, following all the legal procedures. अपनी ही नहीं उसकी भी देखिए कि वो भी लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। ड्रग माफिया के साथ आपने डील कर ली कि जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, उसने आधे डिब्बों में भर भर के भेजना शुरू कर दिया इंडिया से बाहर, या मंगाना शुरू कर दिया चरस गांजा, आपको पता ही नहीं, बाद में जेल हुई, आप भी पहुंच गए साथ में उसके जेल। तो आपको पता होना चाहिए that the person is not competent to do a contract. So all these are some conditions that I have told you where the person is legally not competent to do a contract. Most important thing is free consent. The most important thing is free consent. अब free consent क्या है? Consent का मतलब है कि मैंने अपनी सहमति दे दी। Free consent का मतलब ये है कि मैंने इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी के दबाव में आए, बगैर किसी चीज को मतलब किसी से इन्फ्लुएंस हुए बगैर, सोच समझ के अपनी मर्जी से कहा कि हाँ
I am a party to this contract, I will sign it. बहुत सारी फिल्में देखते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें रियल लाइफ में भी देखते हैं जहां पर बोला जाता है कि इसने मेरे से दबाव डाल के साइन करा लिया, इसने मेरे को ये करके साइन कर, दैट इज कॉल्ड कोयर्जन. ये वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर. अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चीजों से प्रभावित हुए बगैर अगर कंसेंट दी गई है for the agreement, then the agreement is called a legal agreement. The contract becomes valid contract, legally valid. ठीक है? So for example, now what are different things कि आपने जो है किसी आदमी को धमकाया जाकर के, आपने किसी आदमी को जाके धमका के साइन करा लिया, या किसी ऊपर उसके बॉस से दबाव डलवा दिया कि ये गलत काम कर दो. All these things are called coercion, undue influence, fraud, या कोई झूठा पेपर दिखा के कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एग्रीमेंट कर लिया. अब आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. पिछले कुछ सालों में we have seen some examples where the big businesses in India collapsed and the businessmen and the owners, they ran away from the country, they are hiding in some other country. We have number of examples. I would not take names. What happened in those cases? They took huge loans from different banks in the name of investment, in the name of new business, and then they could not do that business. They diverted the money to different other uses, illegal uses, wrong uses, and ultimately did not pay up the loan amount. And when the bank asked for the loan, they ran away from the country in the fear that we will be arrested. What they did at the time of agreement with the bank, whenever you are taking a loan from the bank will sign an agreement with you, a contract with you, that you will have to pay amount, this. So there what they did, they showed some properties to the bank, that we have this property in Jamnagar, we have this property in Bombay, we have this in here. They inflated the amounts of those property, the value of that property. If the property is of 100 crores, they showed it as 1,000 crores. If the property is 500 crores, they showed it as 5,000 crores. And obviously on the basis of 5,000 crores, the bank has given them loan. But when the bank actually wanted to recover the money, they realized that the property is 500 crores and they are getting out of it 250 crores only. मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया उन्होंने बैंक के सामने और बैंक ने उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया. So again, the responsibility of the bank is to make sure that the property is of 5,000 crores. Is it right or wrong? That is the point. So these are certain elements which are involved in the essentials of a contract. Every agreement enforceable contract by the law should be supported by consideration. Consideration means financial value, revenue, पैसा. अगर उसके अंदर नहीं लिखा है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए. जी मैं इनके साथ बैठ करके एक कंपनी लगाऊंगा और प्रॉफिट हम आपस में नहीं बांटेंगे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. कंपनी किस लिए बना रहे हो? प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हो? प्रॉफिट कैसे बांटोगे? तो ये इस तरीके की चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Object or consideration must be lawful. It should not be forbidden by law, fraudulent, immoral or against the public policy. ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो सरकार, लॉ, कंट्री अलाउ नहीं करती या लोगों के परसेप्शन के खिलाफ है, या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक एक्ट को लीगली एनफोर्सेबल बनाती हैं, लीगली एक्सेप्टेबल बनाती हैं. ठीक है भाई? ओके. Yes, sir. Yes, sir.